नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। आज सबसे पहले बात करते हैं भारतीय सेना और मंगोलिया की सेना का। 31 मई से मंगोलिया के उलान बाटार में नोमैडिक एलिफेंट 2025 सैन्य अभ्यास की शुरुआत हुई है। यह अभ्यास 13 जून तक चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का किसी देश के साथ यह पहला युद्ध अभ्यास है। इस अभ्यास में दोनों देशों के जवान आतंकवाद के खिलाफ अपने रण कौशल को परख रहे हैं और अपनी तैयारियों को पुख्ता भी कर रहे हैं। नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास का आयोजन हर साल होता है, जो भारत और मंगोलिया के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को दर्शाता है। दुर्गम पहाड़ी इलाके में हौसले और रण कौशल को परखते जवान, दुश्मन को चारों खाने चित करने की तैयारी। आतंकवाद के खिलाफ अचूक निशाना लगाते जवान। ये भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 की तस्वीरें हैं। 31 मई से भारत और मंगोलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास का ये 17वां एडिशन मंगोलिया के उलान बाटार में चल रहा है। इस युद्धाभ्यास में आतंकवाद से निपटने के लिए खास ट्रेनिंग चल रही है। पहाड़ी इलाकों में गैर पारंपरिक अभियानों के संचालन पर केंद्रित इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। भाग लेने वाली टुकड़ियां आतंकवाद विरोधी अभियानों और सटीक निशानेबाजी के स्किल्स को एक दूसरे से साझा कर रही हैं। यही नहीं, दोनों सेनाएं सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने की अपनी क्षमता को मजबूत करने के लिए काम कर रही हैं। बेशक साझा अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया की गहरी दोस्ती और आपसी सम्मान का प्रतीक है। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने दुर्गम स्थानों में रण कौशल से जुड़ी तकनीक और अनुभव को आपस में साझा किया। दोनों देशों के बीच भविष्य में ज्वाइंट ऑपरेशन और आपसी रणनीतिक साझेदारी को लेकर भी तैयारी की जा रही है। संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2004 में शुरू किया गया था और इसका पहला संस्करण मंगोलिया में आयोजित किया गया था। तब से हर साल ये अभ्यास दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित किया जाता रहा है। पिछले साल इस नोमैडिक एलिफेंट के 16वें एडिशन का आयोजन मेघालय के उमरोई में किया गया था। दोनों देशों की सेना के बीच इस साझा अभियान का मकसद आतंकवादी खतरे को लेकर अपने रणकौशल को निखारना है। इस अभ्यास के दौरान सेमी अर्बन और पर्वतीय इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों देशों के जवान अपनी सैन्य क्षमता परखते हैं और बेहतर बनाते हैं। जाहिर है, ये साझा अभ्यास रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों की दोस्ती और आपसी संबंधों की मजबूत कड़ी है। सामरिक रिश्तों के अलावा बौद्ध संस्कृति परंपरा का अनुसरण करने के लिए पहचाने जाने वाले मंगोलिया का भारत से सांस्कृतिक जुड़ाव भी है। आर्थिक मोर्चे पर भी दोनों देशों का सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। मंगोलिया की राजधानी उलान बाटार के विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र में संयुक्त अभ्यास शुरू होने के मौके पर वहां भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुरवे और मंगोलिया की ओर से मेजर जनरल लखगवा सुरेन गंसेलम सहित ने इसमें भाग लेने वाले दोनों देशों के सैनिकों को अपनी शुभकामनाएं दी और परेड की सलामी भी ली। साथ ही उम्मीद जताई कि यह अभ्यास दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच अधिक सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देगा। भारत के कई पड़ोसी देशों से उतार चढ़ाव के संबंधों के बीच मंगोलिया एशिया में भारत का एक भरोसेमंद सामरिक और आर्थिक सहयोगी है। भारत मंगोलिया के बीच रिश्तों की प्रगाढ़ता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि दोनों देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का ये 17वां संस्करण है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज सुबह थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी केदारनाथ धाम पहुंचे और उन्होंने बाबा केदार के दर्शन पूजन किए। केदारनाथ धाम पहुंचने पर आर्मी चीफ का स्वागत किया गया। उन्होंने देश की खुशहाली की प्रार्थना की। अभी तक केदारनाथ धाम में 9 लाख के करीब श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं।
केदारनाथ धाम हो या चार धाम यात्रा, श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार चरम पर है। अभी तक बाबा केदार के दर्शन के लिए 9 लाख के करीब भक्त पहुंच चुके हैं और अगर चार धाम यात्रा की बात करें तो यह आंकड़ा 24 लाख से ऊपर निकल चुका है। बाबा केदार की महिमा ही ऐसी है कि भक्त खींचे चले आते हैं। हर तरफ बिखरे आस्था के रंग, बाबा केदार के जयकारों से गूंजती उत्तराखंड की वादियां। नौ लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं को मिला भगवान केदारनाथ के दर्शन का सौभाग्य। कुदरत की चुनौतियों के बीच इन दिनों उत्तराखंड में आस्था के रंग गहराते रहे हैं। बाबा केदार के दरबार में पहुंचने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 6 जून को ही केदारनाथ में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 8 लाख के पार पहुंच गई थी। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुले थे, लेकिन चार धाम तीर्थ यात्रा शुरू होने के साथ ही मौसम भी बदलने लगा था। बारिश ने यात्रा की रफ्तार धीमी करने की कोशिश की, लेकिन श्रद्धालुओं का जोश मौसम की मुश्किलों पर भी भारी पड़ रहा था। केदारनाथ धाम में प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सहूलियत का पूरा इंतजाम कर रखा है। यही वजह है कि खराब मौसम के बावजूद बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को दर्शन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हालांकि इस वक्त मौसम साफ बना हुआ है और 25,000 के करीब श्रद्धालु रोज पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने श्रद्धालुओं को जरूरी एहतियात बरतने की सलाह भी दी है। चार धाम के तीर्थ यात्रियों को जूते, जैकेट और गर्म कपड़े साथ रखने के निर्देश दिए गए हैं। तेज बारिश और खराब मौसम में श्रद्धालुओं को यात्रा न करने की हिदायत दी गई है। अगर आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो 7 जून को 75,104 श्रद्धालुओं ने चार धाम यात्रा की, जबकि अभी तक 23,75,000 से ज्यादा श्रद्धालु चार धाम यात्रा कर चुके हैं। इनमें हेमकुंड साहिब के श्रद्धालुओं की भी संख्या शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राम भक्तों के लिए खुशखबरी है। अब बहुत जल्द आम श्रद्धालुओं को राम दरबार के दर्शन करने का मौका मिल सकता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अभी तक श्रद्धालुओं को श्री राम दरबार में जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन अब बहुत जल्द राम भक्तों को रामलला के साथ साथ श्री राम दरबार के भी दर्शन करने का अवसर मिल सकता है। देखिए रिपोर्ट। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। अयोध्या में नव निर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पहली मंजिल पर भव्य दिव्य श्री राम दरबार सजा हुआ है। तस्वीरों में आप श्री राम दरबार की अद्भुत अलौकिक छटा देख सकते हैं, क्योंकि श्री राम दरबार अभी आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए नहीं खोला गया है। लोगों को अब तक मीडिया के जरिए टेलीविजन स्क्रीन पर और सोशल मीडिया के माध्यम से ही श्री राम दरबार के दर्शन हो रहे हैं। हालांकि खुशखबरी ये है कि प्रतीक्षा की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। बहुत जल्द अब इस मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को श्री राम दरबार का भी दीदार करने का अवसर मिलने वाला है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से अब श्री राम दरबार दर्शन के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाने के संबंध में गहराई से विचार हो रहा है और आम लोगों को जल्द ही सीधे सामने श्री राम दरबार के दर्शन शुरू करवाने की तैयारी हो रही है। इसकी तस्दीक स्वयं श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने की है। ये सब प्रशासनिक विषय है जो न्यास में श्री चंपत राय जी के स्तर पर विचाराधीन है। मेरा अनुमान है कि 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर श्रद्धालुओं को दर्शन की सुविधा। 5 जून को शुभ मुहूर्त में श्री राम दरबार में विधि विधान से राजा रामचंद्र जी, माता सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और राम भक्त हनुमान जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान संपन्न हुआ। इसके बाद से श्रद्धालुओं को इंतजार है कि कब उन्हें मंदिर में आने पर राम दरबार के दर्शन का अवसर मिलेगा। तो आपको बता दें कि मंदिर ट्रस्ट राम दरबार तक श्रद्धालुओं के पहुंचने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रयास में है। इस सिलसिले में प्रथम तल पर पहुंचने के लिए बनी सीढ़ियों पर रेलिंग लगवाए जाने पर विचार किया जा रहा है।
साथ ही साथ ये भी विचार किया जा रहा है कि दर्शन के लिए कितनी कतारें होंगी और श्रद्धालु पहली मंजिल पर किस तरफ से पहुंचेंगे और किधर से वापस आ सकेंगे। बताया जा रहा है कि श्री राम दरबार के गर्भगृह तक जाने के लिए 2 सीढ़ियां बनवाई गई हैं, जिन पर फिनिशिंग का काम चल रहा है। जब तक श्री राम दरबार के दर्शन आम लोगों के लिए नहीं खोले जाते, जब तक मंदिर ट्रस्ट की ओर से वहां होने वाली आरती और अन्य गतिविधियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जाती रहेंगी, वहीं मंदिर निर्माण समिति की ओर से ये भी बताया गया है कि 3 तल के श्री राम मंदिर के ऊपरी तल पर केंद्रीय कक्ष और लाइब्रेरी का निर्माण होगा। वहां पर श्री राम से संबंधित दुर्लभ ग्रंथ रखे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि के 500 साल के लंबे संघर्ष पर शोध की भी तैयारी है। इस सिलसिले में मंदिर परिसर में रामलला के पुराने निवास के संरक्षण के भी प्रयास किए जा रहे हैं। ASI के लोग वर्तमान में आज आए हुए हैं और वो देखना चाहते हैं कि जो पुराना मंदिर, जो अस्थायी मंदिर है, उसको किस प्रकार से हम कंजर्व करेंगे, किस प्रकार से लोगों को पिछले 500 वर्ष का इतिहास हम बता पाएंगे। तो जो वहाँ मंदिर छोटा, जहाँ आप सबने भगवान का दर्शन किया है, उसके कंजर्वेशन का कार्य आज ASI देखने आए हैं, वो सहायता देंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अनुसार मंदिर परिसर में बचा हुआ निर्माण कार्य लगातार प्रगति पर है। इस कड़ी में मंदिर के उत्तरी द्वार का निर्माण 15 अगस्त तक और 11 नंबर गेट का निर्माण अगस्त के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है। 70 एकड़ के मंदिर परिसर में बचे हुए और निर्माण कार्य भी जल्द पूरे कर लिए जाने की संभावना है, ताकि ये मंदिर देश विदेश में धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़े केंद्र के रूप में तैयार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केरल के प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर में आज से महानुष्ठान महाकुंभाभिषेकम हो रहा है। मंदिर में महाकुंभाभिषेकम इससे पहले 270 सालों पहले हुआ था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर सबसे अमीर हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है। महानुष्ठान के दौरान नए गर्भगृह के ऊपर 3 और ओटाक्कल मंडपम के ऊपर एक कलश की स्थापना की जा रही है। मंदिर की पुरानी परंपरा और विधि विधान से इस बार महाकुंभाभिषेकम अनुष्ठान किया जा रहा है। भगवान पद्मनाभ के भक्तों के लिए यह सुनहरा मौका है कि वे 2 सदियों के बाद इन अनुष्ठानों में शामिल हो सकेंगे। खास बात यह है कि इस मंदिर में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हैं। द्रविड़ शैली के इस प्राचीन मंदिर का मैनेजमेंट त्रावणकोर शाही परिवार के वंशजों की ओर से संचालित एक ट्रस्ट संभालता है। अनुष्ठान के दौरान यहाँ विश्वक्सेना की मूर्ति की फिर से स्थापना की जा रही है और अष्टबंध कलशम की भी रस्म हो रही है। इसके लिए कलश पूजा 2 जून से ही शुरू हो गई थी। पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपने खजाने और रहस्यमय तहखानों के लिए भी चर्चा में रहा है। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के रत्न भंडार के ऑडिट के लिए 7 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। यहाँ 6 तहखानों में 1,32,000 करोड़ रुपए का खजाना मिला है। आज लखनऊ के एक 5 सितारा होटल में क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की रिंग सेरेमनी संपन्न हो गई और दोनों ने यहां से एक नए रिश्ते की शुरुआत की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसी साल नवंबर में दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। लखनऊ में हुए रिंग सेरेमनी में क्रिकेट और सियासत जगत से बड़े दिग्गज शामिल हुए और दोनों को नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। एक क्रिकेट का सितारा तो दूसरी सियासत की मलिका, दोनों बिल्कुल अलग, लेकिन लगता है जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। 2 सितारों के ज़मीं पर इस मिलन का समा तो अद्भुत होना ही था। फूलों से सजा माहौल, मध्यम मध्यम बजता संगीत, चुनिंदा मेहमान, राजा रानी की तरह सजे हुए रिंकू और प्रिया जैसे दोनों ने जिंदगी साथ निभाने के लिए अंगूठी पहनाकर अपना बनाने की रस्म निभाई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। इस महफिल में क्रिकेट के सितारे भी थे तो राजनीति जगत के दिग्गज भी। चूंकि प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, इसीलिए सपा का पूरा कुनबा मौजूद था। अखिलेश यादव से लेकर डिंपल यादव, जया बच्चन, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, बीसीसीआई के कार्यकारी अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
लखनऊ के 5 सितारा होटल द सेंट्रम में इस हाई प्रोफाइल कपल की रिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। राजा रानी की तरह रिंकू और प्रिया ने एंट्री की और मेहमानों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दोनों स्टेज पर पहुंचे। और दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। इस दौरान प्रिया सरोज की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। उन्हें उन आंसुओं को संभालने में कुछ वक्त लगा, लेकिन ये लम्हा दोनों की जिंदगी में एक नई सुबह लेकर आया है। फैंस और चाहने वालों की शुभकामनाओं के साथ उन्होंने आज से एक नई पारी का आगाज किया। तो बधाई देने वालों के लिए सपा प्रमुख आगे आए तो क्रिकेटर प्रवीण कुमार ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। हमारी पार्टी की सांसद और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद विधायक तूफानी सरोज जी की बिटिया, उनकी बेटी का और बहुत ही पॉपुलर क्रिकेट प्लेयर रिंकू सिंह जी की आज रिंग सेरेमनी और पारिवारिक कार्यक्रम में मैं शामिल होना है। दोनों को मैंने बधाई दी। दोनों परिवार के लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला। दोनों बच्चों को ब्लेसिंग्स दिया है एंड सबको अब शादी के लिए अब वेट करेंगे, अब कब होती है शादी। सबको ब्लेसिंग्स दी है। रिंकू को और प्रिया जी को बहुत बहुत बधाई और इनका जीवन सुख में बीते और अच्छे से रहे, मजा करें। दोनों एक नए सफर पर निकल पड़े हैं। जाहिर है इस मौके को दोनों यादगार बना देना चाहते थे। लखनऊ से संतोष शर्मा, आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मौसम के मिजाज की करते हैं। इन दिनों उत्तर भारत में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। पारा 40 के पार पहुंच चुका है और मौसम विभाग ने कहा है कि हीट वेव चलने का भी अनुमान है। यानी इस बार की गर्मियों में मौसम की मेहरबानी जारी थी, वो अब खत्म हो गई है। जून में हीट वेव की बारी है। हालांकि घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा कि 11 जून के बाद मौसम एक बार फिर करवट लेगा और तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में अभी तक मौसम की मेहरबानी जारी थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। पिछले 2 दिनों से मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री के तापमान के ऊपर जाने लगा है। हफ्ते भर पहले बारिश से उत्तर पूर्व के राज्य बेहाल थे, तो 2 दिनों से प्रचंड गर्मी के चलते मैदानी इलाकों में बुरा हाल है। मई के महीने में कुदरत मेहरबान रही। कभी आंधी, कभी तूफान, कभी बरसात, और इस मिला करके अगर देखें तो पूरे मैदानी इलाकों में, तराई इलाकों में तापमान लगातार नीचे ही रहा। लेकिन जैसे ही जून की शुरुआत हुई, दूसरे सप्ताह से ही पारा इस कदर चढ़ गया है कि सब कुछ तपने लगा है। छुट्टी के दिन यानी रविवार के दिन भी जिन सड़कों पर चहल पहल होनी चाहिए थी, वहां सन्नाटा पसरा है। वो इसलिए क्योंकि मौसम विभाग की चेतावनी है कि गुरुवार तक यानी 8 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक जो तापमान है वो 40 डिग्री पार करेगा, 42 डिग्री तक भी पहुंच सकता है, जिसका असर सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तरी मध्य प्रदेश, इन तमाम इलाकों में होगा। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन इन छुट्टियों में गर्मी के चलते पेरेंट्स बच्चों को बाहर लेकर निकलने में परहेज कर रहे हैं। जो निकल भी रहे हैं वो जहां तहां पेड़ों की छांव में बैठकर धूप कम होने का इंतजार कर रहे हैं। आसमान से आग बरस रही है, लेकिन ये परिवार दिल्ली के इंडिया गेट तो पहुंच गया, लेकिन अब पेड़ की छांव में बैठे हैं। सुबह थोड़ा मौसम ठीक था, पर आते आते इतनी धूप हो गई, पता नहीं चला। तो जा नहीं रहे हैं घूमने के लिए कहीं पे? अभी तो यहीं बैठे हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा धूप है, सोच रहे थोड़ा। और इधर पानी वानी है, पीछे फुहारे हैं। अब वहाँ पे जा तो सकते हैं, पर उसमें कूद नहीं सकते, बस यही है। मन कर रहा है, लेकिन मन तो बहुत कर रहा है। तो गर्मी में कहाँ घूमने का प्लान था? इंडिया गेट। बस सिर्फ इंडिया गेट? तो गए क्यों? इंडिया गेट तो दूर है यहाँ से। अभी जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं? है मतलब एनर्जी है बाकी अभी? हाँ है। तो बच्चों को लेकर के डर नहीं हुआ घर से निकलते समय कि इतनी गर्मी है इस समय? नहीं, बच्चों का मन था, अब छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं तो इसलिए। छुट्टियों के नाते। हाँ। और गर्मी तो परेशान कर रही होगी इस समय? कोई नहीं, अब बच्चों का मन था, कोई नहीं, एक दिन निकल के चलते हैं। हीट वेव की लहर पश्चिमी राजस्थान से होते हुए दिल्ली एनसीआर तक पहुंच रही है। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में तापमान 45 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। राजधानी दिल्ली में भी तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है और ये सिलसिला कुछ और दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है। मैदानी इलाकों में तापमान का ये सिलसिला अभी कुछ दिनों और जारी रहेगा।
मौसम विभाग की माने तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों समेत एनसीआर के इलाकों में अगले कुछ दिन प्रचंड गर्मी महसूस होगी, यानी हीट वेव के थपेड़े महसूस किए जाएंगे। हमारा अभी कोई हीट वेव के लिए वार्निंग नहीं है, लेकिन यही अनुमान है जो अभी टेम्परेचर्स हैं वहाँ भी 2 से 4 डिग्री आगे बढ़ जाएंगे। सो आने वाले 3 से 4 दिन जहाँ टेम्परेचर्स 43 इवन 44 डिग्री तक पहुँचने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि 9 जून से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क होने की संभावना है और पारा 40 के पार बना रह सकता है। 9 तारीख से हीट वेव आने का पॉसिबिलिटी है। अगर बाकी हिस्सों की बात करें, साउथ पंजाब, साउथ हरियाणा, जहाँ साउथ उत्तर प्रदेश या नॉर्थ मध्य प्रदेश, वहाँ भी हीट वेव 10 तारीख से आने का अनुमान है। मेन 10, 11, 12, 13 हीट वेव रह सकता है। इसके अलावा अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी ऐसा कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन 3 से 4 दिन के बाद वहाँ हमारा ये अनुमान है कि थोड़ा रेनफॉल एक्टिविटी जो अभी बिलो नॉर्मल चल रहा है, थोड़ा हवाएं हैं उनकी स्ट्रेंथन होगी, जो बे ऑफ बंगाल से हवाएं जाएंगी, जिसके कारण वहाँ हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भी गर्मी बढ़ने का पूर्वानुमान है। हालांकि 11 जून के बाद मौसम में बदलाव मुमकिन है। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 13 जून से हल्की बारिश की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आसनसोल के वैक्स म्यूजियम में वैक्स कलाकार सुशांत रॉय ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की मोम की मूर्ति बनाई, जिसका अनावरण किया गया। हाल ही में सुनीता 9 महीने अंतरिक्ष में रहकर वापस लौटी हैं। उनकी इस उपलब्धि के सम्मान में यह मूर्ति बनाई गई है। सुनीता विलियम्स का पैतृक जुड़ाव भारत से है। विज्ञान अनुसंधान में उनका अद्वितीय योगदान और सबसे लंबी अंतरिक्ष यात्रा महिला शक्ति का प्रतीक बन गई है। इसीलिए आसनसोल में उनकी वैक्स स्टैच्यू बनाई गई है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।